अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। विजय राय ने आते ही फौज को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया था। कला तो पहले ही मजबूत था, लेकिन विजय राय ने अपनी फौज को ऐसी तरबियत दे दी है कि मुहासरे की कामयाबी आसानी से हासिल नहीं हो सकेगी। इसके अलावा किले के दिफा के लिए एक और चीज़ आ गई है। यह है एक मंजनीक जो मालूम नहीं कहाँ से लाई गई है। ये मंजनीक कब वहाँ पहुँची है? मोहम्मद बिन कासिम ने एलची से पूछा। मेरी मौजूदगी में वहाँ पहुँची है, एलची ने जवाब दिया। मैंने उसे किले में आते देखा था। उसे 2 हाथी खींच रहे थे और उसके साथ 12-13 घुड़सवार थे। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि यहाँ की फौज मंजनीक कहाँ से लाई है। यहाँ कोई कारीगर ऐसा नहीं जो मंजनीक बना सके। ये मंजनीक यहाँ से चुराई गई है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और पूछा, क्या तुमने देखा नहीं कि उस मंजनीक का वो क्या बनाएंगे? उसे उन्होंने शहर पनाह के बड़े दरवाजे के ऊपर दीवार पर रख दिया है, एलची ने जवाब दिया। और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के ढेर मंजनीक के साथ लगवा दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये लोग जाहिल हैं। एक तरफ वो इतने दिलेर हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे 4 आदमियों को कत्ल किया और मंजनीक ले गए, और दूसरी तरफ वो इतने अहमक हैं कि ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मंजनीक कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होती है। आगे बात करो। सेवस्तान की ज़्यादातर आबादी बुद्धों की है, एलची ने कहा। मैं शहर में घूमता फिरता रहा हूँ। शहर के लोग लड़ाई नहीं चाहते, मगर विजय राय उन्हें डराता रहता है कि मुसलमान आ गए तो किसी घर में कुछ नहीं छोड़ेंगे और शहर की तमाम जवान लड़कियों को अपनी फौज में तकसीम कर देंगे। ये वही प्रोपेगंडा है जो हर जगह होता आया था, लेकिन मुसलमानों का तर्ज अमल और मफतूहा बस्तियों और कलाबंद शहरों के लोगों के साथ उनका सलूक और रवैया इतना अच्छा और दुश्मन के प्रोपेगंडे के खिलाफ होता था कि ये प्रोपेगंडा बेअसर हो जाता था। दीबल फतह हुआ तो वहाँ के कुछ लोग और ताजर वगैरह दूसरे शहरों में गए थे। नैरून से भी कुछ लोग सेवस्तान और दूसरे शहरों में गए थे। वो जहाँ जाते वहाँ के मुसलमानों के हुस्न सलूक का जिक्र करते थे। ऐसा ही सेवस्तान में हो रहा था। अरमन, बेला, दीबल और नैरून के बाज़ लोग सेवस्तान पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया था कि मुसलमान फौज फसल को ख़राब नहीं करती, मफतूहा शहर में लूट मार नहीं करती, दुकानदारों का माल नहीं उठाती, और मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी यह बयान की गई कि औरतों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून में इंतजामी अमूर के लिए कुछ आदमी रहने दिए और फौज का एक अदद दस्ता भी वहां छोड़ दिया और सेवस्तान की तरफ कूच कर गया। तारीखों में तारीख, दिनों और महीनों के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए यकीन से यह कहना नामुमकिन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से महीने की किस तारीख को कूच किया। उन रास्तों के मुतालिक भी इख्तलाफ मौजूद हैं जिन रास्तों पर मोहम्मद बिन कासिम एक जगह से दूसरी जगह गया था। मोहम्मद बिन कासिम अब ज़्यादा मोहतात हो गया था। उसने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके कूच किया। खुद दरमियान वाले हिस्से के साथ रहा। इसके अलावा उसने हरावल दस्ता आगे भेज दिया था जो सवार था। दाएं और बाएं शुतर सवारों के दस्ते थे जो फ़ौज से दूर दूर आगे बढ़ते जा रहे थे। यह एहतमाम इसलिए किया गया था कि एक मंजनीक की चोरी से मोहम्मद बिन कासिम को यह ख़तरा महसूस होने लगा था कि दुश्मन पहलू से या फ़ौज के अकबी हिस्से पर रसद के छकड़ों पर शब खून की तर्ज के हमले कर सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया था कि कूच बहुत तेज़ हो और पड़ाव कम से कम किए जाएं। फ़ौज की नफरी राजा दहर की फ़ौज के मुकाबले में खासी कम थी, लेकिन यह फ़ौज तेज़ और तुन सैलाब की मानी जा रही थी। इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा था और राजा दहर हक के सैलाब को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अपनी फ़ौज को मुख्तलिफ कलों में बड़ी खूबी से तकसीम कर दिया। इन्हीं दिफाई इंतजामात के तहत उसने सेवस्तान से बुध हाकिम को हटाया और अपने सगे भतीजे को वहां भेज दिया था। वो फौज का हाकिम भी था और किले का भी। तीसरे दिन अरब की यह फौज मौज के मकाम पर पहुंची। यह मकाम सेवस्तान के इंतजामात के तहत आता था। ज़्यादातर मौरखों ने लिखा है कि मौज कोई बस्ती नहीं थी। मौज का मतलब नदी या दरिया था। जहां मोहम्मद बिन कासिम ने पड़ाव किया था वहां से सेवस्तान सहवन करीब ही था। यह जगह सरसब्ज थी, पानी की बहतात थी, इसलिए वहाँ एक बस्ती थी जिसमें बुद्ध मत के पैरोकार आबाद थे और आबादी के लिहाज से यह एक कस्बा था। फतूहुल बिल्दान में भी यही लिखा है कि उस इलाके में बुद्ध आबाद थे। मशहूर और मुस्तनद तारीख नवीस बिलाजरी ने लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पहुँचा तो इस इलाके के बुद्धों के रहबों का एक वफ्द मोहम्मद बिन कासिम के पास गया। बुद्धों के राहब शमनी कहलाते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि वो अमन और दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि मोहब्बत और अमन उनके मजहब का बुनियादी असूल है। चांचनामा की रिवायत यह है कि बुद्धों ने सेवस्तान के हाकिम विजय राय को यह पैगाम भेजा था कि आप कला बंद हैं और आपके पास फौज है। हम कमज़ोर हैं और हम लड़ना जानते भी नहीं। हम लड़ना चाहें तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम बुद्ध हैं
اور ہم مہاتما بدھ کے اس فرمان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے کہ فوجوں سے بستیاں روندی جا سکتی ہیں، تلوار سے جسم کاٹے جا سکتے ہیں اور تیروں سے سینے چھلنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سالار کی اطاعت قبول نہ کریں تو کچھ فوج بھیج دیں، لیکن ہم نہیں لڑیں گے۔ وجے رائے نے اس پیغام کا یہ جواب دیا کہ بدھوں کے وفد کو حقارت سے دیکھا اور حکم دیا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ اس کے بعد شمنیوں کا وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ ان بستیوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اسے ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہم سے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ ایک شمنی نے کہا، آپ لشکریوں کے لیے اناج بھی لے سکتے ہیں اور آپ نقد رقم کا مطالبہ کریں گے تو ہم وہ بھی ادا کریں گے۔ امن اور دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی بستیوں کی حفاظت اور آپ کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے کوچ کیا تو سیفستان جا پہنچا۔ اس قلعہ بند شہر کے دروازے بند تھے اور وہاں کی فوج شہر کے ہر طرف دیوار پر کھڑی تھی۔ وجے رائے کو اطلاع مل گئی تھی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ اس نے قلعے کا دفاع مضبوط کر لیا۔ عرب فوج نے دیکھا کہ ایک منجنیق بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ایک نائب سالار آگے گیا اور اس نے اعلان کیا کہ مقابلے کیے بغیر قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ہم نے لڑ کر قلعہ فتح کیا تو ہم جزیہ بھی وصول کریں گے اور تاوان بھی، اور ہم شہر سے مال غنیمت بھی اکٹھا کریں گے، اور ہم فوج کے حاکموں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آگے آؤ۔ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، قلعہ فتح کر کے دکھاؤ۔ منجنیق دیوار کے قریب کر لو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ جب منجنیقیں آگے لے جائی گئیں تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا می برس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جو منجنیق دیوار پر لگائی گئی تھی اس سے پتھر پھینکے جانے لگے۔ عرب فوج دیوار کے قریب چلی گئی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں منجنیقوں سے مسلسل سنگباری کر کے دیوار میں شگاف ڈالا جا سکتا۔ قلعے کے اندر کی صورتحال وجے رائے اور اس کی فوج کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ قلعے کے شہریوں کا ایک وفد وجے رائے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ وجے رائے نے غصے کے عالم میں اس وفد کو دھتکار دیا۔ مہاراج، شہریوں کے وفد نے کہا، آپ کو شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملے گا۔ شہر میں زیادہ آبادی بدھوں کی ہے۔ وجے رائے نے وفد کے ان تمام آدمیوں کو قید خانے میں بھیج دیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو لوگ لڑنا نہیں چاہتے وہ گھروں میں بند ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار بند ہو کر دیوار پر چلے جائیں۔ وجے رائے نے مسلمانوں کی فوج کے لیے یہ دشواری پیدا کر دی کہ جس طرف سے مسلمان دیوار میں سرنگ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ان پر تیروں کی بوچھاڑ آنے لگتی۔ وجے رائے نے یہ دلیرانہ اقدام بھی کیا کہ شہر کا ایک دروازہ کھلتا اور سینکڑوں گھڑ سوار باہر آ کر گھوڑے سر پر دوڑاتے، محمد بن قاسم کی فوج پر حملہ بولتے اور واپس چلے جاتے۔ محمد بن قاسم نے سب سے بڑی منجنیق عروج سے نشانے پر پتھر پھینکنے کے ماہر جعونہ سلمی کو طلب کیا۔ تم دیکھ رہے ہو جعونہ؟ محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہندو نے ہماری چرائی ہوئی منجنیق دیوار پر لگا دی ہے اور ہم پر پتھر پھینک رہی ہے۔ چھوٹی منجنیق سے اسے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تم نے دیبل کے مندر کا گنبد توڑ کر جھنڈا گرایا تھا، اب اس منجنیق کو اڑا دو، اڑ جائے گی سپہ سالار۔ جعونہ سلمی نے کہا، میں صرف 3 پتھر پھینکوں گا۔ اس نے عروج کو آگے کیا اور 3 وزنی پتھر پاس رکھوا لیے۔ اس منجنیق کو 500 آدمی کھینچتے تھے تو اتنا وزنی پتھر مطلوبہ فاصلے اور نشانے پر جاتا تھا۔ جعونہ نے اس کو موزوں جگہ پر رکھوا کر اس میں پہلا پتھر رکھوایا۔ منجنیق کھینچ کر چھوڑی گئی تو پتھر دیوار پر رکھی ہوئی منجنیق کے ایک طرف لگا اور منجنیق ایک طرف جھک گئی۔ دوسرا پتھر منجنیق کو سامنے سے لگا، منجنیق ٹوٹی بھی اور اتنے زیادہ وزنی پتھر کے دھکے سے نیچے کو گئی اور قلعے کے اندر جا پڑی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے تمام منجنیقوں سے شہر پر سنگباری شروع کر دی گئی۔ اس کے جواب میں وجے رائے نے دستے باہر بھیج کر محاصرین پر حملے جاری رکھے۔ مسلمان سوار دستے دشمن کے سواروں کا تعاقب کرتے تھے، لیکن دشمن کے سوار دستے قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس طرز کی جنگ 7-8 روز جاری رہی۔ ایک رات محمد بن قاسم کی فوج کے آدمی 2 آدمیوں کو پکڑ لے۔ ان کا حلیہ بہت برا تھا، ان کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے اور وہ کہتے تھے کہ قلعے کے اندر سے آئے ہیں اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے جانے کی بجائے شعبان ثقفی کے پاس لے گئے، وہ جاسوس بھی ہو سکتے تھے۔ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ تم قلعے کے اندر سے آئے ہو؟ شعبان ثقفی نے کہا، کیا صرف تم دونوں کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے تھے؟ اور کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قلعے کے دروازوں سے ہی اندر باہر آ جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ جس طرف چٹانیں اور ٹیلے ہیں اس طرف دیوار کے نیچے نالے کے پانی کے نکلنے کا راستہ ہے،
चूँकि उस तरफ चट्टानें और टीले हैं और जगह जगह पानी जमा है और दलदल भी है, इसलिए वो रास्ता किसी को मालूम नहीं और वैसे भी कोई उस तरफ नहीं जा सकता। हम दोनों उस रास्ते से रेंग रेंग कर निकले हैं और यूँ निकलना आसान नहीं था। क्या मकसद था कि तुम बह रहे हो? शाबान सक्फी ने पूछा। हम बुद्ध हैं, बाहर आने वालों में से एक ने जवाब दिया। क्या नेरून और मौज वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि सेवस्तान के अंदर ज़्यादातर आबादी बुद्ध लोगों की है और यहाँ हमारे शमनी भी हैं? और तुम लोग ये तो जानते होगे कि बुद्ध मत के लोग किसी के साथ लड़ाई नहीं किया करते। क्या नेरून में सुंदर शमनी ने आपका इस्तकबाल नहीं किया था? तुम कले के अंदर जो पत्थर फेंक रहे हो वो हमारे घरों के अंदर गिर रहे हैं। हम लोग पुरअमन तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम में किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, कुछ लोग कारीगर हैं। हम में कोई एक भी आदमी नहीं जो राजा की फौज का सिपाही हो। हमें ये बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? शाबान सक्फी ने कहा। तुम लोग शहर के अंदर रहते हो, तुम्हें पत्थरों से किस तरह बचाया जा सकता है? तुम नहीं बल्कि हम तुम्हारी मदद को आए हैं। एक बुद्ध ने कहा। हम जिस रास्ते से बह रहे हैं तुम उस रास्ते से अंदर जा सकते हो, लेकिन वो रास्ता सुरंग की तरह खुला करना पड़ेगा। नीचे ज़मीन कच्ची है। तुम अभी सुरंग खोदो और सुबह तक तुम्हारे बहुत से आदमी अंदर चले जाएंगे। हमारे शमनियों ने कहा है कि तुम्हारे आदमियों को अंदर मदद मिल जाएगी। हम दोनों तुम्हें वो जगह दिखा देते हैं। शाबान सक्फी उसी वक्त उन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया और उसे यह सारी बात सुनाई। मोहम्मद बिन कासिम फौरन वहां पहुंचा और देखा कि किले की दीवार के साथ उस तरफ का इलाका इस काबिल नहीं कि वहां खड़ा भी रहा जा सकता हो। वहां बदबू भी थी और खड्ड और टीले भी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सक्फी को साथ लेकर पानी के बाहर निकलने का रास्ता देखा। मोहम्मद बिन कासिम ने वहीं खड़े खड़े एक तरकीब सोच ली और उसी वक्त उस पर अमल शुरू कर दिया गया। उसने किले के उस हिस्से पर जिस तरफ पानी का रास्ता था संगबारी का हुक्म दिया, लेकिन कोई मंजनीक इस तरफ न रखी गई। इसके साथ ही उसने सुरंग खोदने वाले आदमियों को कहा कि सुबह से पहले सुरंग मुकम्मल कर ली जाए। यह सुरंग इस नौयत की थी कि यह पानी का रास्ता था, इसे खुला करना था। ज़मीन सख्त थी, इसकी खुदाई शुरू कर दी गई, लेकिन यह मुश्किल पैदा हो गई कि सुरंग खोदी गई तो पानी जो बाहर जमा था वापस सुरंग में आ गया। अंदर से बाहर गया हुआ पानी था और उसमें बारिश का पानी भी बहुत था। मोहम्मद बिन कासिम वहीं खड़ा रहा और सुरंग खोदने वाले बड़ी तेजी से अपना काम करते रहे। उधर संगबारी इस कदर तेज कर दी गई थी कि अंदर से इस तरफ आने की जरूरत कोई नहीं करता था। सुरंग खोदने वाले कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हुए अपना काम कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब देखा कि पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता आ रहा है तो उसने अपने और बहुत से आदमी बुलाकर पानी का ऐसा रास्ता खुदवा दिया जिससे पानी फिर बहर को वापस आने लगा। किले की दीवार नीचे से बहुत चौड़ी थी, सुरंग को ज्यादातर नीचे रखना था। इस्लामी फौज में सुरंग खोदने के माहिर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी खूबी और बड़ी तेजी से अपना काम किया। सुबह अभी तारीख थी जब सुरंग मुकम्मल हो गई। सबसे पहले मुंतखब जाबाजों को सुरंग में दाखिल किया गया। चूँकि वक्त बहुत कम था इसलिए सुरंग ज्यादा कुशादा ना की जा सकी। दो आदमी पहलू ब पहलू जरा सा झुककर उसमें से गुजर सकते थे। मुश्किल यह थी कि पानी जो अंदर से आ रहा था वो सख्त बदबूदार था। ये मुजाहिद अपने चेहरों पर कपड़े लिपेटे सुरंग में से आगे निकलते गए। जो ही पहले दो आदमी अंदर पहुंचे उन्होंने पिछले वालों को बताया और पिछले वालों ने किले के बाहर तक पैगाम पहुंचा दिया कि संगबारी रोक दी जाए। एक तो ये दो बुद्ध उनके साथ थे जो बाहर से आए थे और उनका एक साथी अंदर उनके इंतजार में खड़ा था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के इन जाबाजों को करीबी दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाजे की हिफाजत के लिए चंद एक हिंदू सिपाही वहां मौजूद थे। उन्हें तो तवक्को ही नहीं थी कि मुसलमान किले के अंदर आ जाएंगे। मुसलमान जाबाज उन पर टूट पड़े। जरा सी देर में उनका सफाया करके दरवाज़ा खोल दिया। मुसलमानों की फौज इशारा मिलते ही रुके हुए सैलाब की तरह उस दरवाजे से अंदर आ गई। राजा दहार के भतीजे विजय राय ने बौखलाहट की हालत में मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो अब हारी हुई जंग लड़ रहा था और वो दरअसल भाग निकलने के जतन कर रहा था। सूरज की पहली किरणों ने देखा कि सेवस्तान के दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज पर मोहम्मद बिन कासिम का इस्लामी परचम लहरा रहा था। जब विजय राय के फौजियों की पकड़ धकड़ शुरू हुई तो विजय राय कहीं नजर न आया। उसके फौजियों ने बताया कि विजय राय अपनी बीवियों और खानदान के दूसरे अफराद के साथ रथों पर सूरज निकलने से पहले बड़े दरवाजे से निकल गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके ताक़ुब का हुक्म दिया, लेकिन सेवस्तान के कलेदार ने बताया कि वो रास्ते में नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब सीसम पहुंच चुका होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय राय की फौज के उन कमांडरों को इकट्ठा किया जो भाग नहीं सके थे। इन्हें कहो कि मुझे वो आदमी दे दें जिन्होंने हमारी मंजीक चुराई थी और हमारे 4 मुजाहिदों को कत्ल किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर ये पसो पेश करते हैं तो इन सब की गर्दनें काट दो और इनके घरों का तमाम मालो असबाब माले गनीमत में रख लो।
शाबान सकफी इन कमांडरों से मुखातिब हुआ और उन्हें मोहम्मद बिन कासिम का हुक्म सुनाया और यह भी कहा कि उन्हें लाइल्मी का इजहार करने की सूरत में फौरन कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके हाथ पांव बांध कर और ज़मीन पर लिटाकर उन पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। इन कमांडरों ने बता दिया कि मंजनीक चुराने और मुसलमान सिपाहियों को कत्ल करने वाले कौन थे। तमाम हिंदू फौजी अब जंगी कैदी थे। उन्हें एक तरफ बिठा दिया गया था। उनमें से 10 आदमियों को उठाकर मोहम्मद बिन कासिम के सामने खड़ा कर दिया गया। उनकी तादाद 14 थी। सिर्फ 10 मौजूद थे और 4 भाग गए थे। उनके साथ इस ग्रुप के इंचार्ज के तौर पर एक कमांडर गया था। उसने खुद ही अपने आप को पेश कर दिया। उनके बयानात से मालूम हुआ कि मंजनीक की चोरी की स्कीम राजा दहर और उसके वजीर बधीमन ने बनाई थी और यह काम विजय राय के सपुर्द किया था। विजय राय ने अपने मुंतखब इंतहाई दिलेर फौजी इस काम पर मामूर किए थे और उनका एक कमांडर जो तजर्बेकार सलार था उनके साथ भेजा था। उनके एक जासूस ने बताया था कि कुछ मंजनीकें अभी तक कश्तियों में रखी हुई हैं और कश्तियां दरिया के किनारे पर बंधी हुई हैं। जासूस ने यह भी बताया था कि वहां 4 आदमी पहरे के लिए एक खेमे में मौजूद रहते हैं। 14 आदमी एक कमांडर के साथ घोड़ों पर दूर का चक्कर काट कर नहरों से दूर दूर उस जगह पहुंचे जहां दरियाई साकरा में मंजीकों वाली कश्तियां बंधी हुई थीं। उनमें से 2 आदमी आम से मुसाफिरों के भेष में कश्तियों के पहरेदारों के पास गए। हम आपको आपके खुदा का वास्ता देते हैं कि हमारी मदद करें। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, हम बुद्ध मजहब के आदमी हैं और सफ़र में हैं। हमारे साथ 2 जवान बेटियां हैं। यहाँ से थोड़ी दूर राहजनों ने हमें रोक लिया है। वो हमारी लड़कियों को घसीट कर ले जा रहे हैं। उन्होंने हमसे रकम और जेवरात भी छीन लिए हैं। हमारे साथ 2 बूढ़े आदमी थे। उन दोनों को राहजनों ने कत्ल कर दिया। हम दोनों इधर भाग गए हैं। हम चूंकि महात्मा बुद्ध के पैरोकार हैं इसलिए हम हथियार लेकर नहीं चलते, न हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं। क्या वो राहजन घोड़ों या ऊँटों पर सवार हैं? अरबी पहरेदारों ने पूछा। नहीं, उन्हें जवाब मिला, वो पैदल जा रहे हैं। हमने सुना है कि मुसलमान मजलूमों की मदद करते हैं और जालिमों को कत्ल कर देते हैं। अब यहाँ आपकी बादशाही है, हमारी मदद करें। इन हिंदू फौजियों ने जो बहरूप में थे मजलूमियत की ऐसी अदाकारी की कि अरबी पहरेदारों को जोश आ गया। उन्होंने इन हिंदुओं की मदद का यह तरीका इख्तियार किया कि उनमें से 2 तलवारें और बर्छियां लेकर उनके साथ दौड़ पड़े। उनके पास घोड़े नहीं थे। वो पैदल दौड़े जा रहे थे। दूर से औरतों की चीखों और आहोजारी की आवाज़ें आ रही थीं, जिनसे पता चलता था कि राहजन अभी दूर नहीं गए। पहरेदार और तेज दौड़ पड़े और उस जगह जा पहुंचे जहां से औरतों की चीखें उठ रही थीं। वहां दरख्त भी थे और घनी झाड़ियां भी थीं। वहां से 4-5 आदमी उठे। उन्होंने खंजरों से इन दोनों पहरेदारों को कत्ल कर दिया। विजय राय के इन फौजियों के बाकी साथी छुपते छुपाते पहरेदारों के खेमों के पास पहुंच गए। 2 पहरेदार खेमों में लेटे हुए थे। हिंदू फौजियों ने उन्हें उठने की मोहलत ना दी और उन्हें खंजरों से कत्ल कर दिया। ये काम करके ये फौजी दरिया के किनारे इकट्ठे हुए और मंजनीकों वाली कश्तियों की कतार में जो आखिरी कश्ती थी वो खोली और उसे चप्पू मारते हुए ले गए। बहुत दूर दूसरे किनारे के साथ 2 जंगी हाथी खड़े थे जो इस गिरोह के साथ लाए गए थे। उन्होंने कश्ती खुश्की पर खींच ली और मंजनीक उतार कर रस्सों से हाथियों के साथ बांध दी। ये जंगी हाथी थे जो बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ सकते थे। उनके महावतों ने उन्हें और ज्यादा तेज दौड़ाया और रात ही रात कई मील दूर निकल गए जहां उनके ताकों में कोई नहीं पहुंच सकता था। इन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि इस मंजनीक को राजा दहर की राजधानी अरोड़ तक पहुंचाना था, लेकिन विजय राय ने यह गलती की कि इस मंजनीक को किले की दीवार पर रखवा दिया। वो कहता था कि अरब की फौज से अफगानिस्तान को फतह करने के लिए आएगी तो वो सिर्फ एक मंजनीक से अरबों का मुहासरा तोड़ देगा। लेकिन हुआ ये कि अरब की फौज आई तो उसने अरूज से 2 पत्थर फेंक कर इस मंजनीक को भी तोड़ दिया और दीवार से गिरा भी दिया। विजय राय को शायद मालूम नहीं था कि राजा दहर मंजनीक क्यों हासिल करना चाहता है। दहर ये मंजनीक अपने कारीगरों को दिखाकर इस तरह की बहुत सी मंजनीकें बनवाना चाहता था। यह इंकशाफ भी हुआ कि राजा दहर ने अरबों से, जिन्हें उसने मकरान में आबाद कर रखा था, पूछा था कि उनमें से मंजनीकें बनाने वाला कोई कारीगर है। अलाफी ने उसे जवाब भेजा था कि यहाँ कोई ऐसा अरब नहीं जो मंजनीक तैयार कर सके। हकीकत यह थी कि अलाफियों में 2 आदमी मंजनीक बना सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि यह मंजनीक अपने अरब भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस गिरोह के कमांडर और 10 के 10 आदमियों को कत्ल करवा दिया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।